बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का एक्सरसाइज करेंगे। ये केपीके बोर्ड की बुक है, इसका हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके हम एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप मैंने एक प्लेलिस्ट बनाए हुए है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए हुए। हमें पता है आप बहुत काबिल तरीन लोग हो, आपका टाइम बहुत अहम है, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। शुरू करेंगे एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, एन एटम विद चार्ज इज कॉल्ड। हमें कहा गया है कि वो एटम जिस पर चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? तो एटम विद चार्ज इज कॉल्ड आयन। वो एटम जिस पर चार्ज हो तो उसे हम आयन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर सेकंड, एन एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल, द आयन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, हमें कहा गया है कि एक एलिमेंट है वो ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। अब आप बताओ कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि वो एटम कौन सा आयन बनाएगा। तो अगर एलिमेंट ग्रुप 6 से है तो इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में, अगर एलिमेंट ग्रुप 6 से है तो इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर पाएगा, तब ये स्टेबल हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एलिमेंट ग्रुप 6 से है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जब एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारे पास उस पर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। तो अगर ये ऑप्शन इसमें है तो यस। ऑप्शन सी, x पावर -2, ये वाला ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर थर्ड, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल जॉइन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद 1:1 रेशो। अच्छा, हमें कहा गया है कि हमें पेयर्स दिए हैं एलिमेंट्स के। हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर 1:1 रेशो में कंबाइन होगा, मतलब उनकी कॉम्बिनेशन रेशो। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। अच्छा, हम थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। हमें कहा गया है कि वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा पेयर है जो 1:1 रेशो में कंबाइन होगा, मतलब हमारे साथ 1:1 रेशो में कंबाइन होगा। तो दी मैग्नीशियम क्लोराइड नो, सोडियम ऑक्सीजन नो, पोटाशियम एंड फ्लोरीन यस। पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है और फ्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट है। तो पोटाशियम अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन वही फ्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो हमारे पास ये जो KF पोटाशियम फ्लोराइड हमारे पास बन जाएगा, तो जिसमें पोटाशियम की रेशो भी 1 है और फ्लोरीन की रेशो भी 1 है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर थर्ड का भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ आते हैं। व्हेन कैल्शियम एटम बिकम कैल्शियम आयन, जब हमारे पास कैल्शियम एटम कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये कैल्शियम एमसीक्यूज नंबर 4 है। हमें कहा गया कि ये कैल्शियम एटम है, ये हमारे पास कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो +2 का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, नो इट्स इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के तब +2 चार्ज आएगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो कैल्शियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए और हमारे पास बन गया Ca+2 आयन। सो एमसीक्यूज नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, Which 2 elements will form कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, हमें कहा गया है कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कौन से 2 एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। फर्स्ट ऑप्शन सोडियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम हमारे पास मेटल है। कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर भी हमारे पास मेटल है, ऑक्सीजन हमारे पास नॉन मेटल है। अच्छा, ऑप्शन सी
कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन भी हमारे पास नॉन मेटल है एंड ऑक्सीजन भी हमारे पास नॉन मेटल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। एमसीक्यूज नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ आते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड द एटम टेकिंग पार्ट। अच्छा, हमें कहा गया है कि जब हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है तब हमारे पास एटम क्या करते हैं, एटम क्या करते हैं, तो ओनली गेन इलेक्ट्रॉन, नो, एटम नॉट ओनली गेन इलेक्ट्रॉन बट एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, सिर्फ गेन नहीं कर सकते। ओके, शेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यूज नंबर 7, फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 and 7, ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 and 8। अच्छा, the formula of fluorine oxide will be, अच्छा, हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 7 में कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी गई है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी गई है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। सही है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये फ्लोरीन की। अच्छा, हमें कहा गया है कि जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो इनका फार्मूला क्या होगा। तो हमें पता है कि एटम्स हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, और ये स्टेबिलिटी तब हासिल करेंगे जब ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जबकि फ्लोरीन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए। अच्छा, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए। तो फ्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फ्लोरीन यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बना के क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन को एक और इलेक्ट्रॉन की भी ज़रूरत है, तो ये एक और फ्लोरीन एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, F2O। तो एमसीक्यूज नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 8, अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 8, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड इज इनकरेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 8 में हमें कहा गया है कि हमें जो गिवन स्टेटमेंट दिए गए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। HCl contain 1 pair of shared electrons, okay, it is correct. CCl4 contain 4 pair of shared electrons, it is also correct. H2O contain 3 pair of shared electrons, no, it is incorrect. ऑप्शन सी का जो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि H2O में हमारे पास ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। H2O में हमारे पास 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना कि 3। ओके, तो इट इज इनकरेक्ट। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। अच्छा, हमें कहा गया है कि इनमें से कौन से एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन से नहीं मिलती। तो कैल्शियम +2, सल्फर -2, पोटेशियम +1, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के साथ मिलती है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन O-2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के साथ नहीं मिलती, बल्कि ये नियोन के साथ मिलती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, O2O-2। एमसीक्यूज नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलो कंटेन ओनली आयोनिक कंपाउंड्स। अच्छा,
हमें कहा गया है कि हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके ये आयोनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन क्लोराइड ये तो कोवलेंट कंपाउंड हुआ, तो ये वाला ऑप्शन तो सिरे से गलत हो गया। अच्छा एमसीक्यू ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये ऑप्शन बी में जितने भी कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं ये तमाम आयोनिक कंपाउंड्स है। तो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सही है। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज तो आपके हो गए, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। हमें कहा गया है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। हमें कहा गया है कि ये मेटालिक बॉन्डिंग के लिए ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो पेश किया गया था ये क्या है बेसिकली। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो है ये सर ड्रूड ने अर्ली एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 1900s में, अर्ली 1900s में पेश किया था और इसने इसे नाम दिया था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the valence electrons of metal atoms are not firmly bonded to the nucleus। इसने कहा था कि जो मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम्स आर लूजली बॉन्डेड। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम्स आर लूजली बॉन्डेड। ये लूजली बॉन्डेड होते हैं क्योंकि मेटल एटम का साइज लार्जर होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इनमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है, इस वजह से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से हम निकाल सकते हैं। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम्स आर लूजली बॉन्डेड। अच्छा ये लूजली बॉन्डेड होते हैं सो दे गेट फ्री, ये एटम से चले जाते हैं, ये एटम से निकल जाते हैं। तो हमारे पास जब ये फ्री हो जाते हैं तो मेटल एटम्स जो हैं वो हमारे पास छोटे छोटे एटम से बना होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मेटल है, हाँ सही है, तो इसका मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ये एक और एटम हो गया, इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इस तरह ये एक और एटम मेटल एटम हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस तरह मैंने इसका डायग्राम बना लिया। अगर आप गौर कर लें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल एटम से निकल गए क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड थे। अब निकलने के बाद हमारे पास ये फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक सी बना लेते हैं, एक समुंदर बना लेते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं, एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सी ऑफ दिस फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड ये क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एटम इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो ड्रूड ने अर्ली 1900s में पेश की थी, इसने ये समझाने के लिए इस तरह का मॉडल पेश किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के हमारे पास मेटल एटम्स के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं, ये एटम से लॉस हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर बना लेते हैं।
और इलेक्ट्रॉन के इस समुद्र और पॉजिटिव आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेटालिक बॉन्डिंग के लिए। तो इस टाइप के मॉडल को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए पेश किया गया था। सही है। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Why most atoms are chemically bonded to other atoms in nature? अच्छा, हमें कहा गया है एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कि एटम्स हमारे पास बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ये एटम्स हमारे पास नेचर में जो आप देखते हैं तो सब एटम्स हमारे पास केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक्सेप्ट नोबल केसेस। तो एटम्स form chemical bond because to gain stability हासिल करने के लिए एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती हैं। वाटर, पानी जो है इट फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। वाटर हमारे पास लो लेवल से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ट्रेवल करता है। इन सच वे हीट हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। इन सच वे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करती हैं। तो इन सच वे इंडिविजुअल एटम्स, जो अकेला एटम होता है उसकी एनर्जी हाई होती है तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एनर्जी इमिट हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन क्या है? ये इंडिविजुअल हाइड्रोजन है। इसकी एनर्जी क्या है? दे हैव हाई एनर्जी। अच्छा, अब ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बन गया और साथ में इससे एनर्जी रिलीज हुई। तो अब ये H2 मॉलिक्यूल जो है इसकी एनर्जी लो है और ये स्टेबल है। इसकी हाई एनर्जी थी और ये अनस्टेबल थे जब ये अकेले अकेले एग्जिस्ट कर रहे थे। अब इन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया, इन्होंने एनर्जी क्या कर ली? रिलीज कर ली, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लो हो गई और ये स्टेबल हो गए। तो एटम हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारे नेचर में हमारे पास एटम्स केमिकल बॉन्ड में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इस तरह करते हैं। सही है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन 4 मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई करो और डिफाइन करो कि 4 मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो आप आइडेंटिफाई एंड डिफाइन देम। सो द फर्स्ट हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा था वो था आयोनिक बॉन्ड। दूसरा था हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चौथा था हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। चौथा हमारे पास था। ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। अच्छा, अब इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, आयोनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज बाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है जिसकी वजह से सोडियम पर
पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं, पॉजिटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के केस में हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसने हीलियम की नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली और क्लोरीन ने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली। तो इन दोनों के क्या हो गई, ये दोनों स्टेबल हो गए, लेकिन इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, बाहमी मशावरत हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो इस तरह के बॉन्ड को जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम्स। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम। फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, इसके साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। अच्छा, जब ये H+ आयन के साथ कंबाइन होगा तो ये दोनों अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम और हमारे पास NH4+ बन जाएगा। तो इस तरह के बॉन्डिंग को जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग की तरफ आते हैं। मेटालिक बॉन्ड इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एटम इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव मेटल आयंस जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव मेटल आयंस हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और इन पॉजिटिव आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन हो रही है इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग को हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि मेटालिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ attraction between C of free electrons and positive ions of metal atoms. अच्छा, metallic bond is basically the force of attraction between the C of free valence electron and positive ions of metal atom is called metallic bond. अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, हमें दी गए हैं बॉन्ड्स और हमें कहा गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि आप इसे इस तरह अरेंज करो कि स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट की तरफ जाओ। तो देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयोनिक बॉन्ड के बाद जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद हमारे पास डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है। इस सब को मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म एंड नॉट इन सॉलिड फॉर्म। अच्छा, हमें कहा गया है कि जो
आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं या सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म। तो देखिए एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आप अपने घरों में साल्ट यूज़ करते हो ना, जो हम नमक वगैरह खानों वगैरह में यूज़ करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है। इसको अगर आप सॉलिड फॉर्म में लो तो ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। लेकिन अगर आप इसे पानी में डाल दो तो ये पानी में हल हो जाएगा और इसके Na+ और Cl- आयन बन जाएगा। अब ये आयन्स इस वाटर में आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। अब यही वजह है आयन्स हमारे पास मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म में आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। इस वजह से दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट इन सॉल्यूशन फॉर्म एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो वो आसानी से हरकत नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए मोटेक ये मैंने इसका आंसर लिख किया है, आप ये देख लें। देखिए आयोनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं, आयोनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म में गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they move freely when current is passed through molten solution of ionic compound। जब आयोनिक कंपाउंड से हम करंट पास कर लेते हैं तो इसके आयन्स जो हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन स्टेट इन सॉल्यूशन फॉर्म एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म, एंड वी नो दैट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो हम कह सकते हैं कि इससे आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास करंट पास कर सकते हैं अगर ये मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन फॉर्म में हो। सो इसके फ्री मूवमेंट की वजह से, मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म में फ्री मूवमेंट की वजह से ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट और एटम्स टेंड टू फॉर्म द फॉलोइंग बॉन्डिंग। अच्छा, हमें कहा गया है कि वो कौन से एटम्स हैं जो मंदरजैल बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमें फर्स्ट दिया गया है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और अपोजिट चार्ज आयन्स एक दूसरे के साथ को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में एक बात होती है, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयोनिक बॉन्ड हमारे पास दो, एक मेटल और नॉन मेटल कंबाइन हो जाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल कंबाइन हो जाते हैं, हमारे पास आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। आपको मैंने एग्जांपल दी सोडियम क्लोराइड की, Na हमारे पास मेटल है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है, ये दोनों कंबाइन हो गए, NaCl बन गया, हमारे पास ये है आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास किन के दरमियान बनता है? ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास टू नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा, टू नॉन मेटल्स के दरमियान हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल CCl4, क्लोरीन भी कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास नॉन मेटल है, फ्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है, ये कंबाइन हो गए, हमारे पास HF बन गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड थर्ड है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दी मेटल एलिमेंट्स। दी मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटल एलिमेंट्स, मेटालिक बॉन्ड हमारे पास किस चीज में बनता है? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड मेटल एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, गोल्ड हमारे पास क्या है? ये एक मेटल है।
तो ये एलिमेंट, गोल्ड के एलिमेंट्स जो हैं इसके, इनके वैलेंस शेल में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया कि ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक समंदर बन जाता है। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन के समंदर और पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एटम के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाती हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और ये एटम, ये फिनोमेना होता है ओनली मेटल एलिमेंट्स में। सो मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एलिमेंट्स। Metal elements form metallic bond. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद अ पोलर बॉन्ड, गिव रीजन। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ऐसे मॉलिक्यूल की एग्जांपल दो जो मॉलिक्यूल एज अ होल तो नॉन पोलर हो, लेकिन मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड हो वो पोलर हो। तो इसकी एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये, और इसका रीज़न भी बताओ कि इसका क्या वजह है कि बॉन्ड तो इसमें पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर है। तो CCl4 हमारे पास एज अ होल नॉन पोलर है। इसकी वजह क्या है आपको पता चल जाएगा। ये हो गया CCl4, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। अच्छा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, तो बॉन्ड तो हमारे पास यहाँ पर पोलर बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर है। सही है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास फुलफिल हो गई कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास पोलर बॉन्ड बन रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल एज द होल नॉन पोलर है। ऑल इंडिविजुअल डाइपोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। देखो, एक तो कार्बन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन का साइज लार्ज है, क्लोरीन का साइज लार्ज है। लार्ज क्लोरीन साइज मॉलिक्यूल कार्बन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये जो इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं, इनकी डायरेक्शन इनकी कुछ इस तरह है, इनकी बॉन्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह है, ये इसकी बॉन्ड डायरेक्शंस हैं। अच्छा, all the individual dipoles are equal and opposite in direction, therefore they cancel the effect of each other. All the individual dipoles, ये जो dipoles, individual dipoles हैं, क्लोरीन का ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये क्या हैं? These dipoles are equal and opposite. इस क्लोरीन पर जो चार्ज है वो इस क्लोरीन पर भी है, इस क्लोरीन पर जो चार्ज है वो इस क्लोरीन पर भी है, और इस क्लोरीन पर जो चार्ज है वो इस क्लोरीन पर भी है। सो ऑल द इंडिविजुअल डाइपोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। ये इक्वल है, लेकिन इस क्लोरीन, इस बॉन्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो इस बॉन्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इस बॉन्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो इस बॉन्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो ऑल द इंडिविजुअल डाइपोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसल द effect of each other, and net dipole moment is 0। डाइपोल मोमेंट 0 है, तो मॉलिक्यूल एज होल हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, मॉलिक्यूल एज होल इज नॉन पोलर, बट द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज polar bonds. So this is the example of non-polar molecule with a polar bond. Question number 8. Predict bond type: ionic, polar, non-polar covalent bonds in each of the following. अच्छा,
हमें कहा गया है कि हमें बॉन्ड दिए गए हैं और कहा गया है कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा बॉन्ड पोलर है, आयनिक है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है CaCl2। कैल्शियम हमारे पास मेटल है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो होगा आयनिक बॉन्ड, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, सेकेंड हमें दिया गया है H2O। तो ये तो कॉमन एग्जाम्पल है। H2O में जो बॉन्ड बन रहा है वो है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारे पास नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी हमारे पास नॉन मेटल्स है। जब दो नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इनका ये जो बॉन्ड होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा, लेकिन इट विल बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अच्छा अब आते हैं इसके जो हमने थर्ड एग्जांपल दी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में भी CO2 में भी हमारे पास कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, इनमें भी हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल जो हमें दी गई है वो है C2H4 की, C2H4। तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ कोवेलेंट, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तो ये हो गया, लेकिन ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इट विल बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख ली, व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। हमें कहा गया है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है ये कोवेलेंट कंपाउंड के मुकाबले में गुड कंडक्टर होते हैं, क्यों? तो देखिए, आयोनिक कंपाउंड जब हमारे पास मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट या सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो दे आर गुड कंडक्टर्स, क्योंकि जब आयोनिक कंपाउंड हमारे पास मोल्टन स्टेट या सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो वो आयंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोडियम क्लोराइड साल्ट हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, आपने उसे पानी में डाल दिया, वो पानी में हल होके Na+ आयन बनाता है और Cl- आयन बनाता है। Na+ NCl- आयन हमारे पास बन गया। अब Na+ और Cl- आयन जो हमारे पास वाटर में बन रहे हैं, ये जब इसमें से हम करंट पास करें तो दे कैन मूव इजीली इन मोल्टन स्टेट। अब उस सोल्यूशन में जो हमारे पास बन गया है, इसमें सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज इजीली मूव कर सकता है अगर हम इससे करंट पास करें। और बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। इसके फ्लो को ही हम करंट कहते हैं ना। जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसके फ्री सोडियम पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोराइड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सॉल्यूशन में ये फ्री आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास उस आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से क्या होगी, इजीली ट्रांसफर होगी। द आयोनिक सॉल्यूशन विल बी गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ दिस फ्री वैलेंस, बिकॉज ऑफ these charges. While on the other hand, covalent compound do not have ions. कोवेलेंट कंपाउंड में हमारे पास आयंस होते ही नहीं। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड का एक सोल्यूशन बना ले तो इसमें आयंस होते ही नहीं, तो इसमें चार्ज किस तरह फ्लो करेगा। तो एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स, due to the free motion of these ions, the ionic compounds are good conductors as compared to the covalent compounds. So I hope I have answered the question. अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गिव रीजन वाई डेटिव बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप हमें वजह दो, क्या वजह हो सकती है जो ये डेटिव बॉन्ड जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये हमारे पास पोलर क्यों होगा हमेशा। तो देखें,
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास तब बनेगा जब एक ही एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम डोनर कहेंगे, और जो एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसे हम एक्सेप्टर एटम कहेंगे। फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये बन गया H+। सही है। तो अब ये देखो, ये अपना ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है। तो NH4 ने क्या कर लिया, अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया। अब ये हो गया हमारे पास डोनर, और ये हो गया हमारे पास एक्सेप्टर। अच्छा, डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि एक्सेप्टर एटम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं या एडेटिव बॉन्ड्स होते हैं, इनमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस वजह से इस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसकी वजह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दैट इज व्हाई दीज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑलवेज पोलर। ये हमारे पास इसलिए ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे आर ऑलवेज पोलर, ये हमेशा हमारे पास पोलर होंगे। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द ऑक्टेट रूल इन टर्म ऑफ नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेबिलिटी। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ऑक्टेट रूल डिफाइन करो, ऑक्टेट रूल डिस्क्राइब करो, बट इन टर्म ऑफ नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप ऑक्टेट रूल बयान करो। तो ऑक्टेट रूल क्या है बेसिकली? Octet rule is basically the completion of valence electrons by 8 electrons. The completion of valence shell by 8 electrons. valence shell को जब कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ले आता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। नोबल गैसेस जो हमारे पास हैं वो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं। ये नोबल गैसेस हमारे पास ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं, एंड एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। हीलियम के बगैर तमाम नोबल गैसेस के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और नोबल गैसेस हमारे पास इसकी वजह से स्टेबल होते हैं। ऑल नोबल गैसेस आर स्टेबल। तो ये नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो दूसरे एटम्स होते हैं वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले और वो स्टेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई कैल्शियम की, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कैल्शियम तब स्टेबल होगा जब ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, और ऑक्सीजन भी तब स्टेबल होगा जब ये भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। तो देखो ऑक्सीजन ने कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 8 एंड 8। अब इसने क्या किया, इसने आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली और ये स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन को वैलेंस शेल के में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा। ऑक्सीजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8। इसने भी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए और इसने नोबल गैसेस नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली और ये स्टेबल हो गया। ये अब दोनों स्टेबल हो गए, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कैल्शियम प्लस
2 and oxygen -2. They both will attract each other because of electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास बन गया CaO। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि कैल्शियम के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो octet rule is basically the completion of 8 electron valence shell. Noble gases have 8 electrons in their valence shell. They are stable. Other atoms tend to gain the noble gases electronic configuration. So that is why they react with one another to gain stability by gaining noble gases electronic configuration. Noble gases electronic configuration जब ये हासिल कर लेंगे तब ये एटम्स स्टेबल हो जाएंगे और एटम्स हमारे पास तमाम रिएक्शन हमारे पास इस स्टेबिलिटी कम वक्त की वजह से ही होते हैं। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए तमाम एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट ए की तरफ। व्हाट इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अच्छा, हमें कहा गया है कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में मेन डिफरेंस क्या है और इसकी एग्जांपल दे, सुटेबल एग्जांपल। तो आयनिक बॉन्ड अगर आपको पता हो तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनता है जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए, ये एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और दूसरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तब हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनता है हमारे पास, सेकंड पॉइंट ये कि आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। सोडियम हमारे पास मेटल है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। इन दोनों, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा NaCl। तो ये क्या आयनिक बॉन्ड हमारे पास बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बनता है एंड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली हमारे पास बनता है 2 नॉन मेटल्स के दरमियान। 2 नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। अच्छा, एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है, HCl दे देता हूं। चलो, HCl, ये हाइड्रोजन हो गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये हो गया इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड। It is formed by mutual sharing of electron and is formed between 2 non-metals. Hydrogen be non-metal, chlorine be non-metal. So these are the main difference. These 3 are the main differences between the covalent and ionic bond. अच्छा, how is electronegativity used to determine the ionic and covalent character of bonding between 2 elements? अच्छा, हमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किस तरह आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है, किस तरह आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर को इफेक्ट करती है। तो देखिए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर 2 एटम्स के दरमियान ये, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड हमारे पास होगा, बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, तब हमारे पास होगा बॉन्ड, हमारे पास तब आयोनिक
आयोनिक बॉन्ड होगा। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास 1.7 के इक्वल है, तब हमारे पास बॉन्ड 50% आयोनिक होगा एंड 50% कोवेलेंट होगा। तो बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर को अफेक्ट करती है और इसको डिफाइन करती है। आप क्वेश्चन को फिर से देख ले। हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग इन टू एलिमेंट्स। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्क्राइब द आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें स्ट्रक्चर्स फार्मूलाज दिए गए हैं, कंपाउंड्स दिए गए हैं हमें, और हमें कहा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सबसे पहले हमें कहा गया है कार्बन मोनो ऑक्साइड का। तो CO का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह होगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अच्छा, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करे, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास रह गए। जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इसने शेयर कर लिए और 4 ये है। अच्छा, HCl का क्या होगा? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लिया हाइड्रोजन ने, हाँ? तो क्लोरीन के पास क्या बचे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 शेयर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अच्छा, ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आते हैं SO2। SO2 का क्या स्ट्रक्चर होगा? SO2 ये हो गया सल्फर, इसने डबल बॉन्ड ये एक ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ये डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना लिया। ऑक्सीजन के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस शेल में। तो ये हो गया SO2 का स्ट्रक्चर। और इसके बाद क्या है? CCl4। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, टेट्राहेड्रल टाइप से ये हो गया कार्बन, ये हो गया क्लोरीन, 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 ये क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके इस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही है। अच्छा, अब आते हैं BF3 का क्या स्ट्रक्चर होगा? BF3। तो देखो, ये हो गया B, ये हो गया F, 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 इन 2 3। अच्छा, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो शेयर हो गए। अच्छा, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से 1 यहाँ पर शेयर हो गया, तो 6 रह गए। इसी तरह इसके भी 6 रह गए और इस फ्लोरीन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अच्छा, लास्ट है NH3 अमोनिया। अच्छा, N, ये तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए और ये हो गया NH3 का स्ट्रक्चर। तो ये हो गए, ये हमें कंपाउंड्स दिए गए थे, ये इसके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई मोस्ट मेटल्स आर मिलिएबल एंड डक्टाइल बट आयोनिक क्रिस्टल्स आर नॉट। हमें कहा गया है कि जो ज़्यादातर मेटल्स हैं दे आर मिलिएबल, इनसे हम शीट्स बना सकते हैं। दे आर डक्टाइल, दे आर मिलिएबल, दे आर डक्टाइल, इनसे हम शीट्स बना सकते हैं, इनसे हम तारे बना सकते हैं, लेकिन आयोनिक क्रिस्टल से हम ये सब नहीं बना सकते। क्यों? तो देखिए, this is because the metal atoms have the ability to move into new positions without breaking of bond। देखो, metal atoms की जो होती है, metal atoms have the ability to move into new positions without breaking of bond। अगर आप मेटल एटम्स को हथौड़े से मारो
तो वो डिफरेंट शेप इख्तियार कर लेगा, लेकिन वो मेटल टूटेगा नहीं। आप आयरन को हथौड़े से मारो या आप गोल्ड को हथौड़े से मारो तो वो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो टूटेगा नहीं। दिस इज़ बिकॉज द मेटल एटम्स हैव द एबिलिटी टू मूव इनटू न्यू पोजीशन। इसकी वजह यह है कि मेटल एटम्स में ये सलाहियत होती है कि वो अपने पोजीशन चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के ब्रेकिंग के तोड़े बगैर, बॉन्ड तोड़े बगैर ये एक अपने मेटल एटम बॉन्ड तोड़े बगैर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर malleable इन डक्टाइल। While on the other hand, ionic crystals जो होते हैं, ionic crystals जो होते हैं, इनको अगर हम हथौड़े से मारें तो वो टूट जाते हैं। इसकी वजह ये है कि आयोनिक क्रिस्टल में जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है, आयोनिक क्रिस्टल में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, एंड आयोनिक बॉन्डिंग आर वेरी स्ट्रॉन्ग। These ionic bond hold the ions inside the crystal tightly। ये आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक क्रिस्टल के दरमियान जो ये आयनिक आयंस होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ अटैच होते हैं। जब हम इसको हथौड़ा मारते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज करने की बजाय ये टूट जाते हैं, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि अगर मेटल को हम हिट करें तो उनके एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन बॉन्ड नहीं तोड़ते। इनके एटम्स पोजीशन, इनके आयंस, मेटल क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। उनके दरमियान बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो टूट जाएंगे, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाई मेटल्स आर malleable। मेटल से हम शीट्स बना सकते हैं। दे आर डक्टाइल, इनसे हम तारे बना सकते हैं। While ionic crystals cannot be mild into while on the other hand ionic crystals are not malleable nor ductile। ionic crystals हमारे पास malleable और ductile नहीं होते। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What is the meaning of term polar is applied to chemical bond? तो देखिए, हमें कहा गया है ना, ये जो हम बॉन्ड में पोलर यूज़ करते हैं ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस पोलर का मतलब क्या है? तो देखिए, पोलर मीन्स जो पोल्स बनते हैं, जो जब हमारे पास बॉन्ड बन जाता है तो देखो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा करीब आ जाएंगे, जिस पर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पोल बन जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पोल बन जाएगा। ये दोनों पोल्स हमारे पास बन गए। अच्छा, ये दोनों पोल्स तो हमारे पास बन गए। अब ये दोनों पोल्स के बनने की वजह से, पोल्स बनने की वजह से बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पोल्स बनने की वजह से इसको हम कहते हैं पोलर। पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ polar molecule। We use the term polar in chemical bond because of the polarity। polarity की वजह से हम chemical bond के लिए polar term use करते हैं। अच्छा, पार्ट बी, distinguish between polar covalent bond and non polar covalent bond। अच्छा, हमें कहा गया है कि अब आप polar covalent bond और non polar covalent bond के दरमियान, पार्ट बी में हमें कहा गया है कि आप polar and polar covalent bond और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान, कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान फर्क बताओ, इसके दरमियान क्या फर्क है? तो देखिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग पोल्स।
इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिस पर पोल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास इसलिए बनता है क्योंकि एक एटम की पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारे पास दो एटम्स के दरमियान पोल्स बन जाते हैं जिसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, और इसकी तो एग्जांपल मैंने आपको दे दी। देखो इस तरह ऑक्सीजन H2O की एग्जांपल ले लेता हूं। चलो आपको, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन करीब हो गए इस ऑक्सीजन के, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो ऑटोमेटिकली इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान पोल्स बन रहे हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान, जिसके दरमियान पोल बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिस पर पोल्स नहीं होते, मींस नॉन मतलब नहीं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मींस वो कोवेलेंट बॉन्ड जिस पर पोल नहीं होते। फॉर एग्जांपल H एंड H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन H2 मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन और क्लोरीन। इसी तरह फ्लोरीन फ्लोरीन F2Cl2, इसी तरह जितने भी एग्जांपल्स हमारे पास जो सेम एटम्स होते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये नॉन पोलर क्यों होता है? देखो हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अच्छा, अब जब दो बंदे एक रस्सी को सेम ही फोर्स से खींच रहे हूं, मैं भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और वो दूसरा बंदा भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो रस्सी ना मेरी तरफ आएगी ना उस बंदे की तरफ जाएगी, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है। अच्छा, अगर इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दरमियान में रहेगा। ये ना इस हाइड्रोजन के करीब होगा और ना इस हाइड्रोजन के करीब होगा, तो ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरमियान में होने की वजह से ना इस पर पोल आएगा ना इस पर पोल आएगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारे पास इसलिए बन रहा था क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा था, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके करीब होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब जब ये नेगेटिव चार्जेस दरमियान में रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है, आई थिंक, जो भी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन की जो इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस क्लोरीन की भी है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना इसके करीब आएगा ना इसके करीब आएगा, बल्कि ये दरमियान में रहेगा और हमारे पास पोल्स नहीं बनेंगे इस मॉलिक्यूल्स पर। सो दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, हमने पढ़ा, MCQs पढ़े, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े और लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़े। तो देखें, आई होप आपको इन MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अभी भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी मसला हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला हो, आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हंसते मुस्कुराते रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बस आपकी खुशी के लिए हम ये सब करते हैं और आप सब्सक्राइब ही ना करो तो फिर तो हमारा दिल दुखेगा ना। तो चलो सब्सक्राइब कर दो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटो, दिलों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।